नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है वायनाड से, और इस जीत के बाद अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब वो संसद भवन के अंदर जाएंगी तो अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनकी मां सोनिया गांधी तीनों ही परिवार के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी को अब इंदिरा गांधी से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने शुरुआत की कि प्रियंका गांधी ने तो एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उनकी एक राजनीतिक डेब्यू में उन्होंने जीत से ही शुरुआत की है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के अंदर अब इंदिरा गांधी वाली छवि की बात कही जा रही है। मानते हैं आप? देखिए न्याज भाई, बहुत हंसी आती है और दुख भी होता है कि परिवारवाद को कैसे परिभाषित किया जाता है और परिवारवाद को कैसे चरितार्थ किया जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है देश की राजनीति में, कांग्रेस में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कुछ दिन पहले का मैं भाषण सुन रहा था। वो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विषय में मनोरंजन कर रहे थे, किस प्रकार से उनके विषय में अपशब्द कर जो बातें हैं वो परोस रहे थे, वहां पे वो परोस रहे थे। मुझे बहुत हंसी आती है, सीताराम केसरी की खुली हुई धोती हमको याद आ जाती है, जब कैसे उनको धोती खोल के बाथरूम में बंद होना पड़ा था, भागना पड़ा था उनको। वो दिन भी पूरे देश ने देखा है। शरद पवार जो इतने बड़े नेता बने हैं और इतने स्वयं को स्वघोषित चाणक्य मानते हैं, वैसे व्यक्ति को कैसे सोनिया गांधी के लिए भागना पड़ा था, अलग पार्टी बनानी पड़ी थी और बाद में जाके नतमस्तक होना पड़ा किसके आगे? ये तथाकथित चाणक्य लोग हैं जिनको लास्ट में जाकर के नतमस्तक होना पड़ता है इटालियन गांधी नेहरू परिवार के आगे। और कांग्रेस के अंदर जो प्रतिभाएं रही, उन प्रतिभाओं का या तो पलायन हो गया, उसके बाद आज कांग्रेस बड़े टूट पे खड़ी है, बड़े वैमनस्यता के भाव से ग्रसित है। जो इटालियन गांधी नेहरू परिवार का भजन गाएगा और उनके लिए जो बातें करेगा वो उस परिवार के इर्द गिर्द दिखाई देगा। अन्यथा वैसे लोगों की राजनीतिक विरासत जो है वो कांग्रेस में समाप्त हो जाएगी। आपने स्पष्ट रूप से देखा है कैसे इनके अध्यक्ष कमरे के बाहर से देख रहे थे और कैसे छटपटा रहे थे अंदर जाने के लिए, और एक सामान्य से कर्मचारी ने उनको बाहर निकाल करके रखा हुआ था। तो ये भी पूरे देश ने देखा है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं सदन में आना, फिर से उसी पुराने कल्चर को और परिवारवाद की कल्चर को आगे बढ़ाना है। इससे देश कहीं से भी प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। और किसी बड़े नेता के साथ तुलना कर देना, कैसी बातें कर रहे हैं? देश प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। उनको देश की जनता, मतलब वायनाड की ही जनता, और वो भी तो देश की ही जनता है, उन्होंने ही तो जिताया है, भेजा है। देखिए, जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे तो वायनाड की जनता ने उनको सहारा दिया। लेकिन ये भी समझना है कि जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? वायनाड की जनता को छोड़ते हैं। तो यहीं से तो उनका चरित्र साफ दिखाई देता है ना, कि जिसने उनको बुरे समय में सहारा दिया उसी को छोड़ दिए। अगर हिम्मत थी प्रियंका गांधी को तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के दिखाती। उनको पता था कि उनकी चुनावी हार होगी। मैं कहता हूं कि कांग्रेस बार बार, कांग्रेस का नारा यह है कि हिंदू हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपनी जाति बताओ और अपनी जाति का पता लगाओ, और तब जाके योजनाएं जो हैं उनमें आपकी हिस्सेदारी तय होगी। 100 ठेके अगर कर्नाटक में दिए जाएंगे तो उन कर्नाटक में देने वाले जो 100 ठेके हैं उनमें से 10 ठेके मुसलमानों को दिए जाएंगे। ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। SC ST वर्ग का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। राहुल बाबा हाथ में संविधान की किताब लेकर के चलते हैं, लेकिन संविधान के अंदर जो पन्ने हैं उन पन्नों पे भाव चित्रात्मक लिपि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को अनुकृत किया गया है। और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर जब चलने की बात होती है तो इन असामाजिक तत्वों की पार्टी चलाने वाले लोगों को कौन याद आता है? तो इनको कहीं ना कहीं देश को लूटने वाले तत्व नजर आते हैं।
आज मैं एक और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें जोड़ना चाहूंगा। ये आरोप लगाते हैं किसके ऊपर? अंबानी के ऊपर, अडानी के ऊपर। दुनिया में जब दूसरे देशों की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, यूरोपियन मुल्कों की बात होती है, तो वो अपने व्यवसायियों के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके व्यवसायी दूसरे देश में जाकर के, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में औपनिवेश स्थापित किया था, उसी तरीके से वो अपने कंपनियों के माध्यम से साधन बना करके दूसरे देशों के संसाधनों को कहीं ना कहीं एकत्रित करने का काम करते हैं। और आज जब भारत के व्यवसायी वर्ग, भारतीय मूल के लोग अगर दुनिया को लीड करने की क्षमता रखते हैं, तो उनके खिलाफ कभी हिडनबर्ग का मामला आता है, कभी कोई मामला आता है। दुनिया में जो सबसे बड़े पोर्ट्स हैं, जो सबसे बड़े बंदरगाह हैं, चाहे हाइफा बंदरगाह की बात करें, वो किसके अंडर में है? जब वो अंबानी अडानी परिवार के अंडर में आता है और उनके द्वारा खरीद लिया जाता है, और उन बंदरगाहों पे भारतीय मूल के लोग काम कर रहे होते हैं, उनको नौकरी प्राप्त होती है, और वहाँ से गुजरने वाले दुनिया के जो विभिन्न मुल्कों के जो जहाज हैं, जब वो गुजरते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ता है। किसको? तो भारतीय मूल के लोगों को। तो राहुल गांधी, मैं वही बता रहा हूँ, ये भी समझने की बात है कि ये आरोप लगाते हैं भारतीय मूल के लोगों पे, क्योंकि इनको चंदा नहीं मिलता, इनका धंधा नहीं होता। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी तो झूठ बोलने में उस्ताद हैं। ये यात्रा निकालते हैं काशी में जाकर के, काशी के युवाओं को नशेड़ी बता रहे थे। क्यों बता रहे थे? क्योंकि महादेव की पूजा होती है काशी में, और महादेव की पूजा भांग और धतूरे से होती है। तो ये संयोग नहीं, प्रयोग है। लेकिन जहां भी हिंदुओं को अपमानित करने का अगर थोड़ा भी इनको मौका मिलता है, सबसे पहले राहुल गांधी कूद पड़ते हैं हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। लेकिन विपक्ष ने यह भी कहा था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल कर दिया था संसद के अंदर। देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात होती है, ये फिसड्डियों के युवराज हैं। एक परिवार में एक जन्मे हुए, चांदी और सोने के चम्मच के साथ जन्मे हुए फिसड्डियों के युवराज, जब ये हारते हैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। रिलॉन्च बाबा कहाँ गए? मैं पूछना चाहता हूँ ना, रिलॉन्च बाबा कहाँ हैं? कितने दिन बाद फिर से रिलॉन्च होगा इनका? क्या अगले चुनाव में फिर से रिलॉन्च होगा, या फिर किसी अन्य राज्य में इनका रिलॉन्च होगा, या फिर ये सिंगापुर हैं कि मलेशिया हैं कि नानी गांव गए हैं? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश वाले जो सपा के जो युवराज हैं, वो तो एक कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो कराओ दंगा और अपना वोट बैंक बचाए रहो। तो इसी पे चल रहे हैं। लेकिन मुसलमानों ने भी इनको कहीं ना कहीं, मतलब ये सपा दंगा करवा रही है। बिल्कुल, दंगाइयों की पार्टी अगर कोई है तो सपा है, गुंडों की पार्टी अगर कोई है तो सपा है, अपराधियों की पार्टी अगर कोई है तो सपा है। यह स्पष्ट रूप से आपके कैमरे के माध्यम से बोलता हूं मैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे पार्टियों ने अपराधियों, दंगाइयों, बाहुबलियों के बीच में मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता को जारी किया, और मुर्गा लड़ाओ और मुलायम सिंह जी के आसपास इर्द गिर्द डेरा जमाओ। अब वो नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, तो इनके पुत्र के आसपास डेरा जमाओ और चंदा दो, धंधा लो। इस प्रकार की नीति ये लोग करते थे। लेकिन जब इनकी दुकानदारी चौपट हो गई, अपराधियों को कहीं ना कहीं से चुन चुन कर मारने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, तो ये आरोप लगाते हैं कि इतने अपराधी जो हैं वो इस जाति के थे, इतने अपराधी इस जाति के थे, इतने अपराधी इस जाति के थे। अरे सबसे पहले दुख तुम्हें इस बात का है कि तुमको, तुम्हारे लिए धंधा करने वाले जो अपराधी है ना, वो मारे गए। चलिए, तो कुल मिलाकर के आप हालांकि भी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दंगाइयों की पार्टी है सपा। खैर, ये जो हालांकि शुरुआत हमने प्रियंका गांधी से की थी कि प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक जीत की है, लेकिन ये आगे बढ़ करके अब यूपी और सपा अखिलेश यादव पर भी आ गए। वैसे आप प्रियंका गांधी की जीत को कैसे देखते हैं? वायनाड से जो उन्होंने जीत हासिल की है, और ये जो कहा जा रहा है कि उनकी ये ऐतिहासिक जीत है और आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, आप प्रियंका गांधी की जीत पर क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।